तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा वेव फंक्शन और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया हमें बताओ व्हाट इज वेव फंक्शन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे वो बताओ। अब अगर मैं बात करता हूँ भैया वेव फंक्शन की, तो वेव फंक्शन आपको ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। वेव फंक्शन आपको समझ में आएगा कुछ एग्जाम्पल से। भैया देखो, जिस तरीके से हमें पता है कि जब हम किसी नदी को देख रहे होते तो उनमें वेव्स बन रही होती है। क्या बन रही होती भैया? वेव्स बन रही होती है कि नहीं बन रही होती है। इन्हीं वेव्स का जो वेरिएशन होता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, इन वेव्स का जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है यही जब आगे बढ़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? फ्लो ऑफ वाटर। क्या कहते हैं भैया? फ्लो ऑफ वाटर। ठीक इसी तरीके से जब ये जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कंप्रेस होते हैं, यहां पे ये कंप्रेशन दिखा रहा है, फिर एक्सपैंड होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर एक्सपैंड होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर एक्सपैंड होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं। कुल मिला के द वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस, मतलब कि यहां पे जो गैसियस का प्रेशर वेरी कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, इसी वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस से हमें क्या मिलता है भैया? साउंड मिलता है। क्या मिलता है भैया? साउंड मिलता है। दैट्स हाउ साउंड ट्रेवल्स। ठीक उसी तरीके से जब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हमें क्या मिलती है भैया? लाइट मिलती है। क्या मिलती है भैया? लाइट मिलती है। कुल मिला के वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स, या मैं कहूं प्रोपगेट्स लाइट। अब जिस तरीके से हमें पता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम हाथ से तो नहीं फील कर सकते, ठीक उसी तरीके से वेव फंक्शन को भी हम हाथ से फील नहीं कर सकते। और जैसे यहां पे जो फ्लो ऑफ वाटर है, यहां पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर, या मैं कहूं कि भैया जो गैस में प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, यहां पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट्स लाइट, ठीक उसी तरीके से वेरिएशन इन वेव फंक्शन प्रोपगेट्स अ वेव। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन की वजह से हमें अपनी लाइट आगे बढ़ती हुई दिखती है, ठीक उसी तरीके से वेव फंक्शन वो क्वांटिटी है जिसके प्रोपगेशन या जिसके वेरिएशन की वजह से हमें वेव आगे बढ़ती हुई दिखती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। ठीक उसी तरीके से सपोज ये जो वेव है ये आगे बढ़ रही है, इसका जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन को हम क्या कहेंगे भैया? साई कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? साई कहेंगे। और यही होगा हमारा वेव फंक्शन। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो एम्पलीट्यूड है, यही एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। भैया ये जो वेव की हम बात कर रहे हैं कब से, ये तो मैटर वेव है, ये वही वाली वेव है जो किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है। द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव इज वेव फंक्शन। क्या भैया? वेव फंक्शन। क्या भैया? वेव फंक्शन। हालांकि ये वाली डेफिनेशन आप अपने समझने के लिए नोट करना, ये वाली डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिख के नहीं आनी है। एग्जाम में क्या लिख के आना है भैया, मैं आपको वो बताता हूं। उससे भी पहले चलो यार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम भैया डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअली वेव फंक्शन हमारा होता क्या है। जो हमारा वेव फंक्शन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। क्या होती है भैया? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक रियल नंबर होता है, उसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा भैया? जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो, और एक रियल पार्ट जुड़ा हुआ होता है। क्या भैया? रियल पार्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से वेव फंक्शन जिसे हम साई से डिनोट करते हैं भैया,
किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर हम साई को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें पार्ट मिलेगा वो प्योरली रियल पार्ट रहेगा और उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होने वाला है। भैया ये कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर मुझे साई का कॉन्जुगेट निकालना है, अगर मुझे साई का कॉन्जुगेट निकालना है तो ये जो आयोटा के आगे जो भी साइन लगा हुआ है मैं उसको बदल दूंगा। क्या करूंगा भैया? मैं उसको बदल दूंगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? ए माइनस आयोटा बी। क्या हो जाएगा भैया? ए माइनस आयोटा बी। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हमें साई वेव फंक्शन की वैल्यू क्या मिली भैया? ए प्लस आई बी, जिसमें ए हो गया हमारा रियल पार्ट और आई बी हो गया भैया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसी साई का कॉन्जुगेट फंक्शन निकालूं तो मैं क्या करूंगा भैया? आई के आगे जो साइन लगा हुआ है उसे मैं बदल दूंगा और ये हो गया भैया हमारा कॉन्जुगेट। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा भैया? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। क्या यही चीज हो जाएगी? हाँ जी भैया हो जाएगी। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे भैया? साई स्क्वायर बना लेंगे। इज इक्वल टू, यहां पे क्या फॉर्मूला लग रहा है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या यही वाला फॉर्मूला लग रहा है? हाँ जी भैया यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। यही वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमें क्या मिलेगा भैया? ए स्क्वायर और माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा भैया? आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि भैया अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वो कितनी आएगी भैया? -1 आएगी। कितनी आएगी भैया? -1 आने वाली है। तो जब तुम इस स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इस स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना भैया? कि हमने स्क्वायर बी के ऊपर भी लगा दिया, हमने स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी लगा दिया। तो जो बी का स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा, जो बी का स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा। और आयोटा का स्क्वायर होता है भैया -1, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा? हाँ जी भैया यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो साई का स्क्वायर है, जब हमने वेव फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। क्या यहाँ पे आपको कोई भी आयोटा दिख रहा है? क्या यहाँ पर आपको कोई भी आयोटा दिख रहा है? कुल मिला के अगर यहाँ पे आपको कोई आयोटा नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब क्या है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कंप्लीटली रियल पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कंप्लीटली रियल पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ए और बी की कोई भी फिजिकल वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर इसकी कोई फिजिकल वैल्यू है, मतलब कि अगर ये रियल पार्ट है तो इसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। क्या होगा भैया? फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। क्या होगा भैया? फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया हमें बताओ कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आप यही वाली डेरिवेशन करके आ जाओगे। क्या करोगे भैया? यही वाली डेरिवेशन करके आ जाओगे। और यहाँ पे ये जो साई स्क्वायर है इसे हम कहते हैं भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भैया, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि भैया एक यूनिट वॉल्यूम में यहां कितने लोग खड़े हैं, यहां कितने लोग खड़े हैं भैया? अगर सपोज यहां पे 3 3 3 6 7, अगर यहां पे 7 लोग खड़े हैं तो हम कह देंगे भैया ये ज्यादा डेंस है। क्या है भैया? ये ज्यादा डेंस है। लेकिन वहीं अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग खड़े होंगे तो हम कह देंगे भैया ये कम डेंस है। कहने का मतलब क्या है कि जो ज्यादा डेंसर पॉपुलेशन है, जहां ज्यादा लोग खड़े हैं, वहां पे किसी इंसान को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इंसान को अगर मैं यहां से आंख बंद करके हाथ डालूं और किसी इंसान को पकड़ के निकालूं तो मेरे हाथ में कोई इंसान आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर वहां ज्यादा नंबर ऑफ पीपल खड़े होंगे।
क्या इतनी चीज हमें समझ में आई भैया? जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी ह्यूमन को फाइंड करने की। ठीक उसी तरीके से जब हम वेव्स की बात करते हैं तो एट एनी गिवन पॉइंट हम उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं कि क्या वहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं, या फिर नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हायर हुई तो हमें क्या समझ में आ जाएगा भैया? उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, उस पॉइंट पर हमें एक पार्टिकल मिल सकता है। क्या मिल सकता है भैया? एक पार्टिकल मिल सकता है। दोबारा समझो इस चीज को भैया, जो साई स्क्वायर है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में कितनी ज्यादा मात्रा है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमंस हो सकते हैं, कितने ज्यादा नंबर में ह्यूमंस हैं। वो हो सकता है भैया एक पर्टिकुलर रीजन में कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम वेव की बात करें, किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करते हैं, और वो ज्यादा निकलती है तो हमें क्या समझ में आ जाएगा भैया? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? एक पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। तो कुल मिला के देखो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको वेव फंक्शन समझा दिया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि भैया आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। सारी चीजें आप समझ चुके हो। अब जो मैंने रामगाथा लिखी है, जो आपके लिए मैंने नोट्स के लिए लिखा हुआ है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे होगे और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब एक और चीज, उस वहां तक बढ़ने से पहले एक और चीज समझ लो कि अगर मैं बात करूं वन डायमेंशन की, अगर मैं बात करूं भैया वन डायमेंशन की, तो साई को इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से भैया? इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जो वेव फंक्शन होता है वो स्पेस और टाइम दोनों के साथ वेरी करता है। क्या करता है भैया? जो हमारा वेव फंक्शन साई होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा होता है। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और इधर साइड है हमारा टाइम, ये है हमारा टाइम, जो हमारी वेव है वो प्रोपगेट कर रही होगी। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो वेव फंक्शन साई कुछ और निकल रहा होगा, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो वेव फंक्शन साई कुछ और निकल रहा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। हमें भैया क्या समझ में आ चुका है कि जो वेव फंक्शन साई होता है वो स्पेस और टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है, और उसे वन डायमेंशन में हम ऐसा लिखते हैं। वही अगर अपन 3D में इस चीज को लिखें, मतलब 3 डायमेंशन में इस चीज को लिखे, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। किस तरीके से लिख रहे होंगे भैया? कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। यहां पे हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे भैया। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक 3D स्पेस में हम किसी एक एक्सिस के अलोंग प्रोपगेशन नहीं करवा सकते, इसलिए हमें एक वेक्टर का यूज करना पड़ता है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये है कुल मिला के आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। अब हम बढ़ते हैं भैया थ्योरी की तरफ, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे। भैया मैंने आपके लिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ वेव्स कॉल्ड अ वेव पैकेट। ये वाली जो टर्म है ये आप आगे पढ़ोगे, इस चीज को आप और गौर से, ये मैंने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में ये टॉपिक समझाया है जब आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अभी इसमें पैनिक नहीं होना है। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने ये चीज समझाई है, लेकिन फिर भी चलो। ईच वेव विद इन द पैकेट एग्जिबिट्स पीरियोडिक वेरिएशन इन बोथ स्पेस एंड टाइम। मैंने क्या कहा कि भैया जो वेव फंक्शन है, क्योंकि किसी भी वेव पैकेट के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट होगा जिसे हम साई से डिनोट कर रहे होंगे, और इसका प्रोपगेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा होगा। एंड दिस विल बी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द केस ऑफ लाइट। जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि लाइट के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से लाइट आगे प्रोपगेट कर पाती है। ठीक उसी तरीके से भैया जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसके वेरिएशन या उसके चेंज होने की वजह से विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम क्या प्रोपगेट होता है भैया? हमारा वेव पैकेट प्रोपगेट होता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूं वेव पैकेट क्या होता है। मैं चलो आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, क्योंकि ये वाले मैंने आगे लेक्चर्स में हालांकि बताया है, लेकिन फिर भी चलिए
डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि भैया ये जो आपका एक पॉइंट है ये कोई पार्टिकल हो सकता है, इस पार्टिकल को मान लो भैया आपका इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आने से पहले तक लोग क्या समझते थे कि इस इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर है। लेकिन हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या कहा कि भैया जिस तरीके से लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक उसी तरीके से किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का, वो मटेरियल पार्टिकल हो सकता है, किसी भी मैटर का पार्टिकल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन या फोटोन हो सकता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। लेकिन आगे चल के जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो फेल हो जाती है, और यहां पे हमारे भाई साहब आते हैं श्रोडिंगर। इनकी वेव इक्वेशन आप आगे पढ़ने वाले हो। श्रोडिंगर क्या कहते हैं कि भैया जो आपने डी ब्रॉगली भाई साहब ने कहा था वो है तो सही, लेकिन एक सिंगल वेव बस एसोसिएटेड नहीं होती है, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं किसी भी एक पार्टिकल के साथ जिसके पास कुछ मोमेंटम है p, किसके पास कुछ मोमेंटम या मोशन है p, उसके साथ सिर्फ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होगी बल्कि मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होंगी। कहने का मतलब क्या है कि इस पार्टिकल जब ये मूव कर रहा होगा तो इसके साथ मल्टीपल वेव्स ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, और ये कॉम्बिनेशनली जब इन सारी वेव्स को हम एक साथ रखेंगे और ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, और हमें मिलेगी एक बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव, जब ये इन तीन वेव्स को तुम सुपर इम्पोज कराओगे तो एक बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी, और इसी को हम क्या कहेंगे भैया, वेव पैकेट। तो हमारे श्रोडिंगर भाई साहब ने क्या कहा कि जिस तरीके से डी ब्रॉगली ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, तो नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होगा, और इस वेव पैकेट के अंदर मल्टीपल वेव्स होंगी जो कि आपस में सुपर इम्पोज्ड है और हमें हायर एम्पलीट्यूड की एक वेव दे रहे हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? तो अब हमें समझ में आ चुका है कि भैया हमारा वेव पैकेट क्या होता है। ठीक है, अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है भैया? क्लैरिटी मिल चुकी है। यार मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ना सबको नोट जरूर करना मेरे भाई, है ना। चलिए, द वेव फंक्शन साई encapsulates this variation serving as a complex function without direct physical interpretation, या मैं कहूं इसको काट के भैया सिग्निफिकेंस लिख लो। क्या करोगे? सिग्निफिकेंस लिख लोगे। ये सारी चीजें जो यहां लिखी हुई हैं ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो वेरिएशन होता है in the direction of with respect to space and time, है ना। However, when multiplied by its complex conjugate, मैंने conjugate बताया कैसे निकालते हैं, the wave function yields a real quantity, हमें एक रियल क्वांटिटी मिलती है with clear physical significance। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। The real quantity provides insights into observable aspects of the particle's behavior। जो भी पार्टिकल जिसके साथ ये वेव एसोसिएटेड है उसके बिहेवियर के बारे में ये जो रियल क्वांटिटी हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके निकाली है वो बताता है। कुल मिला के हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। चलिए इस चीज को नोट जरूर कर लेना मेरे भाई। चलिए, ये एक और कुछ चीजें लिखी हुई है, इसको भी आप नोट कर लोगे। ये एक्सप्लेन करने लायक वैसे है नहीं, आप नोट करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, बहुत ज्यादा हमें थ्योरी में नहीं घुसना है। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिफर्स टू द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस। मैंने क्या कहा था कि भैया एक वेव के अंदर अगर हम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी कि भैया इस पॉइंट पर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है तो हमें पता चलेगा कि भैया इस पॉइंट पर हम एक पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिफर्स टू द लाइकलीहुड, मतलब कि एक संभावना है कि हम इस पॉइंट पे एक पार्टिकल को पा सकते हैं एट पर्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस। किसी भी स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक पार्टिकल को क्या पा सकते हैं, यही हमें कौन बताता है भैया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। हालांकि ये सारी चीजें भी आपको उतनी ज्यादा समझ में अभी नहीं आ रही होंगी जब मैं ये डेफिनेशन बता रहा हूं। जो मैंने एग्जांपल से बताया था उससे समझने की कोशिश आप कर लेना। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन
और ये हो गया भैया डिनोटेड बाय साई स्क्वायर। भैया ये साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है इसको हम साई स्क्वायर के माध्यम से डिनोट करते हैं, वेयर साई इज द वेव फंक्शन। साई इज द वेव फंक्शन, ये साई सोई साई ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं भैया PSI से, ये होता है हमारा साई। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? भैया हमें समझ में आ चुका है कि वेव फंक्शन क्या होता है, हमें समझ में आ चुका है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, सारी चीजें हमारे जहन में बैठ चुकी है। चलिए ये वीडियो आपकी यहीं पे एंड होती है। अगली वीडियो से हम देख रहे होंगे भी हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब तक के लिए आप ये चीज देखो भैया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपके आदित्य पाटिल सर पढ़ा रहे हैं, बेसिक फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाली आपकी प्लेलिस्ट चली रही है। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी जो प्लेलिस्ट है आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैकेनिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। BEEE हमारे अमित सर पढ़ा रहे हैं, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी चीजों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और BCEM पढ़ना है तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ऐप को डाउनलोड करके और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। तब तक के लिए अपने नोट्स बहुत प्यारे बनाने यार, ठीक है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं सब चीज नोट करना, ठीक है। चीजों को रिवाइज करते जाना वरना भूल जाएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।